हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ गौरव एंड आई एम द को-फाउंडर ऑफ नेक्सस क्लासेस। आज की वीडियो में हम 10th स्टैंडर्ड का जो चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी उसे कवर करेंगे और इसमें टर्म 2 के अंदर जो भी टॉपिक्स आपके लिस्टेड हैं वो सारे टॉपिक्स हम इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। ये वीडियो 2 पार्ट्स के अंदर रहेगा, तो 2 पार्ट्स के अंदर ये सारे टॉपिक्स जो आपके इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के अंदर आने वाले हैं वो कवर हो जाएंगे। बहुत ईजी और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर के साथ। ठीक है जी। सबसे पहले हम बात करते हैं, पहले कौन सा टॉपिक आता है हमारे पास, इट्स कॉल्ड ओम्स लॉ। अब ओम्स लॉ क्या कहता है? ओम्स लॉ को स्टडी करने के लिए हमारे पास एक सर्किट है, इस सर्किट को हमें अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। इस सर्किट में क्या है, हमारे पास एक सेल है और एक की है। जैसे ही आप की को क्लोज कर दोगे, यहाँ पे आपने की को क्लोज किया, तो सेल का जो पॉजिटिव साइड है और जो नेगेटिव साइड है, ठीक है, ये क्या है, सेल का पॉजिटिव साइड और ये क्या है, सेल का नेगेटिव साइड। तो इस सर्किट के अंदर करंट चलने लगता है। ठीक है जी, मान लिया सर्किट के अंदर क्या चल रहा है, करंट चल रहा है। तो यहाँ से करंट इस जगह पे जाएगा, यहाँ से करंट एमीटर में से जाएगा, यहाँ से करंट रेजिस्टेंस में से जाएगा। ठीक है जी, यहाँ से करंट इस रियोस्टेट में से होता हुआ वापस आ जाएगा। क्लियर है? तो ये इस पूरे आप कह लो कि सर्किट का फ्लो है। इस तरीके से ये सर्किट जब ऑन किया जाता है तो इस तरीके से ये सर्किट चलता है। इज दैट क्लियर? नाउ ओम्स लॉ क्या कहता है? ओम्स लॉ कहता है कि कोई भी सर्किट के अंदर जो करंट होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि अगर आप वोल्टेज को इंक्रीज कर देते हो तो करंट भी इंक्रीज हो जाता है, या फिर आप वोल्टेज को डिक्रीज कर देते हो तो करंट भी डिक्रीज हो जाता है यार। यानी कि ये एक साथ साथ चलने वाली क्वांटिटीज हैं। कौन कौन सी? करंट और वोल्टेज। इज दैट क्लियर? तो इसको उल्टा करके भी लिख सकते हैं कि V प्रोपोर्शनल टू I है। इज इट क्लियर? तो ओम्स लॉ कहता है कि V और I डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होते हैं, और जब ये प्रोपोर्शनैलिटी हम हटाते हैं तो यहाँ पे क्या लगता है, कांस्टेंट। और इस कांस्टेंट की वैल्यू क्या आती है, R, या फिर इसे हम बुला सकते हैं रेजिस्टेंस। इज इट क्लियर? ये क्या होता है भाई, V इज इक्वल टू I इंटू R, जहां पे R क्या है, रेजिस्टेंस। इज दैट क्लियर? ठीक है सर, ये रेजिस्टेंस क्या होता है? पहली बात, ये जो स्टेटमेंट लिखी है ना हमने, V इज इक्वल टू I R, ये ओम्स लॉ है। क्लियर है? ठीक है, इसमें जो कांस्टेंट है वो रेजिस्टेंस है, बट रेजिस्टेंस है क्या? रेजिस्टेंस है एक तरीके का ऑब्स्ट्रक्शन, एक तरीके का ऑब्स्ट्रक्शन है, रुकावट है एक तरीके की। लेकिन ये रुकावट किसे, कौन फेस करता है इस रुकावट को? दिस इज द ऑब्स्ट्रक्शन विच इज फेस्ड बाय करंट। क्लियर है? करंट को कंडक्टर में से बहते हुए जो भी ऑब्स्ट्रक्शन फेस होता है उसे हम रेजिस्टेंस बुलाते हैं भाई। मान लो जिस तरह आप जा रहे हो किसी हाईवे से, तो जो आपको मुश्किलें आ रही हैं कि कोई खड्डा है भाई, या कोई ट्रैफिक हो गया, या कुछ भी हो गया, तो वो आपके लिए ऑब्स्ट्रक्शन है। तो ऐसे ऑब्स्ट्रक्शंस आपके लिए रेजिस्टेंस हैं, वैसे ही करंट के लिए भी कुछ ऐसे रेजिस्टेंसेस होते हैं या ऑब्स्ट्रक्शन होते हैं। क्लियर है? तो किसी कंडक्टर में से बहते हुए, मान लो ये कंडक्टर है, इसमें से इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रैवल करना चाह रहे थे, इसमें से इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रैवल करना चाह रहे थे सीधा, लेकिन इसमें जाते जाते उनको कोई हो सकता है हीट की तरफ से दिक्कत आए, या ट्रैवल करते हुए आपको हो सकता है और इलेक्ट्रॉन्स के साथ कोलिजन हो रहा है, या कोई भी परेशानी आ सकती है उनको। तो उनको होने वाली परेशानी, ट्रैवल करते हुए इलेक्ट्रॉन्स को या चार्जेस को होने वाली जो परेशानी होती है उसे हम क्या बुलाते हैं? उसे हम रेजिस्टेंस का नाम देते हैं। इज इट क्लियर? ठीक है, उस रेजिस्टेंस को स्टडी करने के लिए हम ये सर्किट बनाते हैं। ठीक है, देखो अब ध्यान से, अब ओम्स लॉ को वेरीफाई करने के लिए सर्किट बनाया गया है। इस सर्किट में हम क्या करते हैं, जैसे ही हम देखो, ये पॉजिटिव साइड ऑफ द सेल है, ये नेगेटिव साइड ऑफ द सेल है, यहां से हम क्या करेंगे, एक वैल्यू सेट करेंगे रियोस्टेट का, और वो सेट करने के बाद की को क्लोज कर देंगे। यहां से हम क्या करेंगे भाई, एक वैल्यू सेट करेंगे रियोस्टेट का, और यहां से एक वैल्यू सेट करने के बाद की को क्लोज कर देंगे। जैसे ही हम की को क्लोज करते हैं
सर्किट के अंदर करंट बहने लगता है भाई, ये बात आ रही है सबको समझ में। और जैसे ही करंट बहने लगता है वैसे ही एमीटर की कुछ रीडिंग आती है, इसे हम बुला देते हैं आई, और वोल्टमीटर की कुछ रीडिंग आती है, इसे हम बुला देते हैं V। इज इट क्लियर? ठीक है, और हम इन V और I की वैल्यूज को एक टेबल में नोट डाउन कर लेते हैं। हमारे पास कुछ भी वैल्यू आ गई, लेट अस से 5 वोल्ट के ऊपर 10 एम्पियर करंट चल रहा था, ऐसे ऐसे करके हमारे पास हो सकता है कुछ वैल्यू आ रही हो। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, यहां से हल्का सा रियोस्टैट पे वैल्यू चेंज करेंगे, की को फिर क्लोज करेंगे, दोबारा एमीटर की रीडिंग देखेंगे, दोबारा वोल्टमीटर की रीडिंग देखेंगे। अब लेटेस्ट से हमने वोल्टेज करी थी 10 वोल्ट, तो देखा करंट की रीडिंग आ रही है 20 एम्पियर। फिर हम वोल्टेज की वैल्यू करी लेटेस्ट से 15 वोल्ट, तो ये क्या आ रही है लेटेस्ट से 30 आ रही है भाई। इसे हमने किया 20 वोल्ट, तो ये कितनी आ रही है 40 आ रही है। ऐसे ऐसे करके अलग अलग वैल्यूज हम क्या कर लेंगे बेटा, नोट डाउन कर लेंगे। ये बात आ रही है सबको समझ में? अब जैसे ही ये वैल्यूज नोट डाउन करी, इसके बाद हमने क्या किया, इन सभी वैल्यूज का ग्राफ ड्रॉ किया। और ये कौन सा ग्राफ था, VI ग्राफ। आप देखोगे जैसे ही आप इस वैल्यूज को ग्राफ के ऊपर डालते हो तो एक स्ट्रेट लाइन आता है। क्लियर है? जैसे ही आप इन वैल्यूज को इस ग्राफ के ऊपर डालते हो तो क्या आता है आपके पास, स्ट्रेट लाइन। और इस ग्राफ का जो स्लोप है, इस ग्राफ का स्लोप क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस को स्लोप बुलाते हैं। तो ध्यान से देख, इस ग्राफ के ऊपर परपेंडिकुलर क्या आएगा, परपेंडिकुलर आ जाएगा V, और बेस क्या आएगा, बेस आ जाएगा I, तो ये आ जाएगा V अपॉन I। तो इस ग्राफ के स्लोप को हमने क्या बुलाया, रेजिस्टेंस बुलाया। इज दैट क्लियर? तो इस तरीके से ये सर्किट से हम ये वैल्यूज निकालते हैं, इन वैल्यूज से हम ये ग्राफ बनाते हैं, और उस ग्राफ से हम रेजिस्टेंस का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ये है ओम्स लॉ का वेरिफिकेशन। इज दैट क्लियर? आगे प्रोसीड करते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास कंसेप्ट आता है रेजिस्टिविटी का। क्लियर है? अब ये रेजिस्टिविटी क्या होता है भाई? रेजिस्टिविटी समझने के लिए हमें ये सोचना पड़ेगा कि रेजिस्टेंस किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। क्लियर है? जैसे कि अभी अभी हमने देखा ओम्स लॉ कहता है कि V इज इक्वल टू आई इंटू आर है, तो बहुत इजीली हम सोच सकते हैं कि R इज इक्वल टू वी अपॉन आई होता होगा, और अगर वोल्टेज बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी, क्योंकि सर देखो डायरेक्ट रिलेशनशिप है, और करंट बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घट जाएगी क्योंकि इनवर्स रिलेशनशिप है। ये पूरा का पूरा कंसेप्ट ही गलत है भाई, ये कंसेप्ट ही गलत है। रेजिस्टेंस जो है इसका वैल्यू V बाय आई जरूर आता है, लेकिन ये ना वोल्टेज पे डिपेंड करता है ना करंट पे डिपेंड करता है। आप वोल्टेज बढ़ाओ करंट अपने आप बढ़ेगा, लेकिन रेजिस्टेंस क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो ऐसा नहीं वोल्टेज बढ़ाने पे रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, नहीं, वोल्टेज बढ़ाने पे करंट बढ़ रहा है, जिससे कि इन दोनों का रेशियो कांस्टेंट रह सके, रेजिस्टेंस सेम रह सके। इज इट क्लियर? तो रेजिस्टिविटी समझने से पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि रेजिस्टेंस जो है वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। इज इट क्लियर? ठीक है, तो देखते हैं भाई रेजिस्टेंस किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो रेजिस्टेंस डिपेंड करता है भाई 4 फैक्टर्स के ऊपर। सबसे पहला फैक्टर है लेंथ। रेजिस्टेंस जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है, जितना ज़्यादा आप लेंथ बढ़ाते हैं उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस बढ़ता है। दूसरा फैक्टर जिसके ऊपर ये डिपेंड करता है बेटा वो क्या होता है, एरिया। और रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया होता है, आप एरिया बढ़ाओ रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। लेकिन याद क्या रखना है, ये कौन सा एरिया है, दिस इज क्रॉस सेक्शनल एरिया। कौन सा एरिया भाई, क्रॉस सेक्शनल एरिया के ऊपर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, और कोई एरिया कंसीडर नहीं करना। इज दैट क्लियर? करंट को फ्लो करते हुए जो क्रॉस सेक्शनल एरिया मिलेगा उस एरिया की बात करी जा रही है यहाँ पे। इज इट क्लियर? देखो भाई आगे प्रोसीड करते हैं। और किस पे डिपेंड करता है भाई, ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटेरियल। ठीक है,
कि मटेरियल किस चीज का बना है। कॉपर की अलग रेजिस्टेंस होती है, गोल्ड की अलग रेजिस्टेंस होती है, सिल्वर की अलग होती है, प्लास्टिक की अलग, वैक्स की अलग, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। जब मटेरियल आप बदल दोगे तो रेजिस्टेंस भी अपने आप बदल जाएगा। इज दैट क्लियर? ठीक है, और देख और किस पे ये डिपेंड करता है बेटा? ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। इज दैट क्लियर? और टेम्परेचर के साथ भी जो रेजिस्टेंस का डिपेंडेंस है वो डायरेक्ट डिपेंडेंस है। टेम्परेचर बढ़ने पे रेजिस्टेंस बढ़ता ही बढ़ता है, टेम्परेचर गिरने पे रेजिस्टेंस कम होता है। इसी तरीके से सुपर कंडक्टर भी होते हैं, कुछ मटेरियल्स जो बनाए जाते हैं उन्हें क्या किया जाता है, कुछ अलॉयज बनाए जाते हैं, उन्हें सुपर कूल कर दिया जाता है, बहुत ठंडा कर देते हैं, जिससे उनकी रेजिस्टेंस कम होकर जीरो हो जाती है। तो फिर इस वजह से उन्हें बोल देते हैं सुपर कंडक्टर मटेरियल्स। इज दैट क्लियर? ठीक है, अब इन सारी चीज़ों को कंबाइन करते हैं और हम बोलते हैं कि रेजिस्टेंस जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है। देखिए ध्यान से, हमने बोला कि रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू लेंथ है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया है। अब इस लेंथ और एरिया को जब कंबाइन करके प्रोपोर्शनैलिटी हटाएंगे तो R इज इक्वल टू रो एल बाय ए के बराबर आएगा। क्लियर है? यहां से हमें पता चलता है कि भाई रेजिस्टिविटी क्या होती है। ये जो रो लिखा है हमने RHO, इसका प्रोनाउंसिएशन रो है, दिस इज अ ग्रीक लेटर और इसे सिर्फ रेजिस्टिविटी दिखाने के लिए हम यूज करते हैं। और ये जो रो है इसे हम क्या बुलाते हैं भाई? दिस इज एक्चुअली में व्हाट? रेजिस्टिविटी। क्लियर हुआ? ये क्या होता है जी? रेजिस्टिविटी होता है। आई होप दैट इज क्लियर। बहुत आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो यहां से रेजिस्टिविटी डिफाइन करनी है यार मुझे। कैसे डिफाइन करी जाए? बिल्कुल आसान है, देखो ध्यान से, इस फॉर्मूला को याद रखना। वापस हम आते हैं हमारे रेजिस्टिविटी की स्लाइड के ऊपर और हम बोलते हैं कि रेजिस्टिविटी का डेफिनेशन क्या होना चाहिए। फॉर्मूला हमने याद रखा हुआ है सबने, बहुत अच्छी बात है। देखो रेजिस्टेंस किसके बराबर आया था? रो एल बाय ए के बराबर आया था। मान लो एक ऐसा मटेरियल है, ये एक ऐसा कंडक्टर है जिसका लेंथ जो है 1 मीटर के बराबर है और इसका एरिया जो है वो 1 मीटर स्क्वायर के बराबर है। क्लियर है? तो इसका रेजिस्टिविटी देखें ध्यान से, इन वैल्यूज को पुट करते हैं। ये क्या है? ये लेंथ है। इस लेंथ को क्या करो? इधर पुट करो। इस एरिया को क्या करो? इधर पुट करो। तो R इज इक्वल टू रो इंटू लेंथ 1 अपॉन एरिया 1। तो 1 और 1 तो कैंसिल आउट हो गया, कुछ भी बचा ही नहीं उसके अंदर। तो क्या बना? ये R इज इक्वल टू रो के बराबर आ गया। इतना सिंपल है। देख, रो और रेजिस्टेंस बराबर आ गया ऐसा पुट करने पे। यहीं से हम रेजिस्टिविटी को डिफाइन कर सकते हैं। तो रेजिस्टिविटी असलियत में होता क्या है? रेजिस्टिविटी है इस पीस ऑफ मटेरियल का रेजिस्टेंस। ये जो मटेरियल यहां पे हमने बनाया, इसके रेजिस्टेंस को ही हम रेजिस्टिविटी बुलाएंगे। सर ऐसे कैसे रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस बराबर कैसे हुए? क्यों? लेंथ कितना है? 1 मीटर, एरिया कितना है? 1 मीटर स्क्वायर। तो रेजिस्टिविटी क्या होता है? रेजिस्टेंस ही होता है, लेकिन किसका? वो मटेरियल जिसका लेंथ क्या हो 1 मीटर और एरिया क्या हो 1 मीटर स्क्वायर। इज दैट क्लियर? तो रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस कोई अलग अलग बातें नहीं होती। रेजिस्टिविटी क्या है? असलियत में रेजिस्टेंस ही है भाई। किसका रेजिस्टेंस है भाई? वो मटेरियल जिसका लेंथ है 1 मीटर और एरिया है 1 मीटर स्क्वायर। इज इट क्लियर? ठीक है, अब फायदा क्या हुआ इससे? इससे हमें पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट मीटर हमें रेजिस्टेंस मिल गया। यानी कि हमें एक छोटे पीस का रेजिस्टेंस मिल गया और इससे हम बता सकते हैं अंदाजा लगा के यार इससे डबल लेंथ होगी तो रेजिस्टेंस डबल हो जाएगा, डबल एरिया होगा तो रेजिस्टेंस हाफ हो जाएगा। हम अंदाजा लगा के और रेजिस्टेंसेस जो है उन्हें कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर हुआ? तो हमने एक डेफिनेट शेप और साइज डिसाइड कर लिया कि सब मटेरियल्स का जो इतनी शेप और साइज का रेजिस्टेंस होगा उसे रेजिस्टिविटी बुलाएंगे। उसके हिसाब से जो बड़े पीसेस होंगे उनका रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं, जो छोटे पीसेस होंगे उनका रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं यार। इज इट क्लियर? इतना सिंपल है। तो रेजिस्टिविटी क्या होता है? उस पीस का रेजिस्टेंस जिसका लेंथ भी 1 मीटर हो और एरिया भी 1 मीटर स्क्वायर हो। इज दैट क्लियर? ठीक है जी, देखिए आगे प्रोसीड करते हैं। अब जरा बताओ इसका यूनिट क्या बनेगा?
यूनिट हम फॉर्मूला से बहुत इजीली डिराइव कर सकते हैं। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो एल बाय ए, तो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला हो गया आर ए बाय एल। ए ऊपर चला गया, लेंथ नीचे आ गया, तो रो का फॉर्मूला क्या हो गया आर ए बाय एल। यहाँ से हम जानते हैं रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है। रेजिस्टेंस का यूनिट होता है भाई ओम। एरिया का यूनिट क्या होता है मीटर स्क्वायर। लेंथ का यूनिट क्या होता है मीटर। तो 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहां से हमें पता चलता है कि रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या आता है ओम मीटर, और रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है ओम। क्लियर है? ये क्या है, ये भी एक ग्रीक लेटर है ओमेगा, इसे ओम लिखने के लिए यूज करते हैं छोटे में। इज दैट क्लियर? सो इतना बेसिक कंसेप्ट है, कोई इसके अंदर बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा इजी कंसेप्ट है। ठीक है, आगे प्रोसीड करते हैं। देखें नेक्स्ट जो टॉपिक आता है हमारे पास कि अगर रेजिस्टेंसेस को आपस में जोड़ दिया जाए तो उनकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करनी है। क्लियर है? तो ठीक है, ट्राई करके देखते हैं। पहली बात, 2 टाइप के कॉम्बिनेशन होते हैं, सीरीज और पैरेलल। ये जो कॉम्बिनेशन इस डायग्राम के अंदर हमने बनाया हुआ है, ये कौन सा है, ये सीरीज कॉम्बिनेशन। अब देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन को पहचानना कैसे है। मैक्सिमम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन को देखते हैं कि अगर एक के पीछे एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है तो वो सीरीज कॉम्बिनेशन है। ये काफी बार तरीका काम कर जाता है, लेकिन ये सही तरीका नहीं है। फॉर एग्जाम्पल इस कॉम्बिनेशन को मैं ऐसे भी तो बना सकता हूं। लो, ये जो है ये ऊपर नीचे लगे हुए हैं रेजिस्टेंस, लेकिन है तो सीरीज में। तो पता कैसे करेंगे कि भाई सीरीज है या पैरेलल? आपको ये याद रखना है कि जब भी सीरीज सर्किट बनाया जाएगा तो जो रेजिस्टेंसेस सीरीज में होंगे आपस में, उन सब में करंट सेम जाएगा। कैसे? देखो भाई, ये पॉजिटिव साइड, ये नेगेटिव साइड। पॉजिटिव साइड से करंट निकला, यहां पे गया, यहां पे गया। अब मान लो यहां पे 10 एम्पियर करंट जा रहा था, तो जब इस रेजिस्टेंस के अंदर घुसा तो निकलेगा भी तो 10 एम्पियर ना, अंदर तो भरता नहीं रहेगा करंट, ना ही कम होके निकलेगा। इज दैट क्लियर? तो अगर मान लो किसी सड़क के ऊपर 10 गाड़ियां जाती हैं तो वहां से निकलेंगी भी तो 10 गाड़ियां ही ना यार। इज दैट क्लियर? तो सीरीज में जितने भी रेजिस्टेंस होंगे यहां पे सब के अंदर सेम करंट आएगा, सेम करंट बाहर जाएगा। इज दैट क्लियर? दैट सिंपल। चाहे आप इस सर्किट में देख लो, यहां से जितना करंट आया होगा, मान लो कि 1 एम्पियर करंट था, ये करंट इसके अंदर गया, यही करंट इसके अंदर गया, यही करंट इसके अंदर गया, और यही करंट आगे चला गया। तो चाहे एक लाइन में लगे हों, चाहे ऊपर नीचे लगे हों, या टेढ़े मेढ़े लगे हों, कैसे भी लगाओ, उससे कोई नहीं देखने की जरूरत। ये देखो कि सबके अंदर क्या करंट सेम गया है, और अगर सेम करंट गया है तो वो सीरीज में है। ठीक है जी? तो देखते हैं इसके अंदर कॉम्बिनेशन में होता क्या है। देखो, अगर सेम करंट गया है तो डिवाइड क्या हुआ होगा? डिवाइड तो वोल्टेज हुई है ना। क्यों? पीछे से कितने वोल्टेज हमने सप्लाई करी, V वोल्ट सप्लाई करी। तो इसको कितना मिला? इसको हो सकता मिला हो V1, इसको हो सकता मिला हो V2, इसको हो सकता मिला हो V3। क्योंकि सीरीज सर्किट है तो करंट सेम रहता है, लेकिन वोल्टेज क्या होती है, डिवाइड होती है। तो वोल्टेज डिवाइड होगी 3 हिस्सों में, लेकिन ओवरऑल वोल्टेज जो है वो तो V ही रहेगा। तो जो डिवाइड होके आई वो V से ही तो आई है, तो इन तीनों का सम किसके बराबर होना चाहिए? V के बराबर होना चाहिए। अब हमने बोला कि यार एक काम करते हैं, इसका ना एक अलग सर्किट बना लेते हैं। इसी सर्किट का एक छोटा सर्किट जिसमें एक ही रेजिस्टेंस हो और बाकी बैटरी और करंट क्या हो, सेम हो। तो बैटरी थी V, करंट अगर इसके अंदर हमने बोला कि इसके अंदर I करंट था, तो यार इसके अंदर भी I करंट होना चाहिए। तो इस बार 3 रेजिस्टेंस की जगह हमने एक रेजिस्टेंस लगा दिया, उसे बोल दिया R इक्विवेलेंट। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो हम चाहते हैं यार इन तीनों के मिला के ये जो रेजिस्टेंस बन गया था R इक्विवेलेंट, ये वैल्यू कितनी थी इसकी, ये कितना बनेगा? तो कोई बड़ी बात नहीं। देखो इस सर्किट के हिसाब से V का वैल्यू लिख सकते हो। ओम्स लॉ क्या कहता है, ये I इंटू R के बराबर होना चाहिए, और वहां पे R कितना लिखा, R इक्विवेलेंट। सिमिलरली इस छोटे वाले सर्किट में जहां पे 3 रेजिस्टेंस लगे हैं, यहां पे क्या होगा, V1 का वैल्यू होगा I इंटू R1, V2 का वैल्यू होगा I इंटू R2, V3 का वैल्यू होगा I इंटू R3 के बराबर। तो मैं बोल सकता हूं यहाँ पे क्या आएगा, I इंटू R1 प्लस I इंटू R2 प्लस I इंटू R3। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं,
आई कॉमन ले सकते हैं, आई कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 बन जाएगा, आई से आई कैंसिल आउट हो जाएगा। या फिर हम बोल देंगे R इक्विवेलेंट किसके बराबर आया, R1 प्लस R2 प्लस R3 के बराबर। क्लियर हुआ। तो जब भी रेजिस्टेंसेस को सीरीज में लगाया जाएगा तो ओवरऑल रेजिस्टेंस तीनों का एल्जेब्रिक सम बनता है, तीनों को डायरेक्टली जोड़ दो, जो बनेगा वो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा। इज इट क्लियर? ठीक है, आगे प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट जो है वो है पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में देखो यहाँ से करंट जो है ये पॉजिटिव साइड है, नेगेटिव साइड है, यहाँ से करंट आई आया था तो यहाँ से करंट भी आई आया था, यहाँ से करंट आई आया था, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, तीन हिस्से हैं, पीछे से एक सड़क है, आगे तीन हिस्सों में सड़क टूट रही है, तो करंट भी तीन हिस्सों में टूट जाएगा। ऊपर जाएगा I1, इधर जाएगा I2, इधर जाएगा I3। इज दैट क्लियर? I1, I2, I3 तीन हिस्सों के अंदर करंट जो है वो क्या हो जाएगा, ब्रेकअप हो जाएगा। ठीक है भाई, मान लिया करंट तीन हिस्सों में ब्रेकअप हो गया, लेकिन जब यहां से निकलेगा यही तीन हिस्से I1, I2 और I3, यही तीन हिस्से यहां पे जाके मिलेंगे। जब मिलेंगे तो वापस ये क्या बना देंगे बेटा, यहां से I करंट जो है वो वापस बन जाएगा और सर्किट ऐसे चलता रहेगा। इज इट क्लियर? तो ये सर्किट इस तरीके से फ्लो होता है। अब सीरीज में क्या था, करंट सेम रहता था, पैरेलल में क्या है, करंट डिवाइड हो रहा है तीन हिस्सों में। तो करंट डिवाइड हो रहा है तो कौन सी बड़ी बात है यार, टोटल करंट तो उतना ही रहेगा ना, यानी कि टोटल करंट I जो है वो किसके बराबर आएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3 के बराबर। इज इट क्लियर? ठीक है। नाउ आई विल से, आप इमेजिन करो यार कि ओम्स इस पूरे सर्किट को हमने एक छोटे सर्किट में कन्वर्ट कर दिया, जिसको हमने क्या बोला कि भाई ये तीन रेजिस्टेंस की जगह एक रेजिस्टेंस लगाओ, बाकी बैटरी और करंट सेम रहे, तो वोल्टेज V, करंट I, इन तीनों के कॉम्बिनेशन को R इक्विवेलेंट लिख दिया। तो अगर ओम्स लॉ लगाया जाए यार, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं जो करंट है इसको क्या V बाय R इक्विवेलेंट लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। V इक्वल टू IR होता है, तो I इज इक्वल टू V बाय R हो जाएगा हमारे पास। तो हम यहां से लिख सकते हैं I का वैल्यू क्या आएगा, V अपॉन R इक्विवेलेंट। अब I1 का वैल्यू आएगा, I1 क्या है, वो करंट जो R1 रेजिस्टेंस में जा रहा है। R1 पे कितना वोल्टेज लग रहा है, R1 जो है वो डायरेक्टली V से कनेक्टेड है तो V वोल्टेज लग रहा है। पैरेलल सर्किट में सब पे सेम वोल्टेज लगता है, तो R1 पे भी V लगेगा, R2 पे भी V लगेगा, R3 पे भी V लगेगा। भाई क्लियर है सबको? ये चीज का ध्यान रखना है। पैरेलल में करंट डिवाइड होता है, वोल्टेज सेम रहता है। सीरीज के अंदर वोल्टेज डिवाइड होती है, करंट सेम रहता है। क्लियर हुआ? ठीक है। तो अब देख ध्यान से, R1 का जो वैल्यू है, R1 के अंदर जाने वाला करंट I1 है, तो I1 का वैल्यू क्या आएगा, ये आएगा V अपॉन R1। सिमिलरली I2 का वैल्यू क्या आएगा, V अपॉन R2। I3 का वैल्यू आएगा V अपॉन R3। ध्यान से देखो, तीनों के अंदर V यूज किया क्योंकि वोल्टेज सेम रहता है भाई पैरेलल सर्किट में। तो V कॉमन लेके आप क्या कर सकते हो, कैंसिल आउट कर सकते हो। यहां से आपके पास क्या आ जाएगा, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 के बराबर। क्लियर हुआ? तो पैरेलल कॉम्बिनेशन जो है इसके अंदर हम इस तरीके से जोड़ते हैं, रेसिप्रोकल्स जोड़ते हैं, तो उससे ओवरऑल का भी रेसिप्रोकल हमें मिल जाता है। तो ये अलग अलग टाइप के कॉम्बिनेशन है। इज दैट क्लियर? तो आज का जो लेक्चर है इसके अंदर हम ये टॉपिक्स कवर कर रहे हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर क्या बचे हुए टॉपिक्स जो है वो भी आपके सारे कवर हो जाएंगे, कि बहुत लंबा चैप्टर नहीं है, बहुत छोटा और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। क्लियर है? तो स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।